सो हेलो स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया था, हम आइसोमेरिज्म स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने क्या क्या कर लिया था, उसमें हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टडी कर लिए थे। और आइसोमेरिज्म में ही दूसरा टाइप था हमारे पास, क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास कौन सा वाला लेफ्ट था, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो टाइप थे, ऑप्टिकल कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिगरेशनल में भी हमारे पास दो टाइप थे। देखो ऐसा था हमारा पूरा जो क्लासिफिकेशन था आइसोमेरिज्म का, वो इस प्रकार था। आइसोमेरिज्म दो टाइप का था। कौन कौन से? एक तो आपके पास स्ट्रक्चरल, और एक दूसरा वाला कौन सा था हमारे पास, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यही था। तो देखो इसमें हमने 5 टाइप के, जो 6 टाइप के आइसोमेरिज्म्स थे वो सारे कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट में हमने टोटोमेरिज्म कंप्लीट किया था। पूरा का पूरा वो इटसेल्फ एक बहुत ही अच्छा कंटेंट है, लाइक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसको हमने कवर कर लिया था। तो पहला हमने कवर किया था हमारे पास चेन आइसोमेरिज्म, चेन पोजीशन, है ना। और उसके बाद में फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल के बाद क्या हमने कवर किया था, हमारे पास मेटामेरिज्म था। और उसके बाद हमने किया था हमारे पास रिंग चेन आइसोमेरिज्म, राइट। और लास्ट में हमारा पास जो लास्ट वाला लेक्चर था उसमें टोटोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हमारे पास जो हमारा टॉपिक होगा मेन, वो हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हम स्टार्टिंग कर देंगे, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास क्या क्या होता है, एक तो अपने पास होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, एक हमारे पास क्या होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। यही था। अब देखो आज जो हम पढ़ेंगे स्पेसिफिकली कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, अब कॉन्फिगरेशनल में भी हमारे पास दो टाइप थे। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो मेनली फोकस जो हमारा रहेगा आज ज्योमेट्रिकल पे रहेगा। आज कोशिश करेंगे हम ज्योमेट्रिकल पूरा कंप्लीट करवा दें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑप्टिकल पे ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम हमारा कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म है तो वो कंप्लीट कर लेंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, मैं थोड़ा तुम्हें आइडिया दे देती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो तुम्हारे पास कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेरिज्म होता है उसमें क्या होता है कि कोई दो मॉलिक्यूल है, आप दो मॉलिक्यूल को कंपेयर करके आइसोमेरिज्म निकालते हो कि कौन सा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे में रोटेट होके बेंड होके कैसे भी कोई भी केमिकल मतलब कुछ भी करके वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं कॉन्फिगरेशनल में। उसके लिए हमें बहुत ही हाई एनर्जी चाहिए होती है। जबकि यहाँ पर जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में उसमें हमारा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं बाय रोटेशन और रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एनर्जी में ही, और हमारे पास क्या हो सकते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये इसका एक बेसिक डिफरेंस है आपकी कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कॉन्फिगरेशनल है और उसमें भी स्पेसिफिकली हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज हमारा ज्योमेट्रिकल स्टार्ट कर देते हैं हम। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो आपके पास इसकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है। जैसे कि आपके पास एक तो ये नॉन रोटेशन, इसमें क्या होगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। और क्या होगा कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल जो भी ग्रुप्स होंगे उसमें क्या होगा डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ कोई बॉन्ड एंगल बन रहा होगा। तो बॉन्ड एंगल के डिफरेंस से या डिस्टेंस के डिफरेंस से हमारे पास क्या होगा, ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे। देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। जैसे आपके पास ये एल्कीन बॉन्ड है, ये एल्कीन है, ठीक है। अब इसमें CH3 HCH3, एक तो ये है इसका। अब डोंट यू थिंक कि अगर मैं इसको इधर की साइड लिख दूं, ठीक है, तो भी ये आपको लगेगा कि सेम ही मॉलिक्यूल है, बट ऐसा नहीं होता है।
ये दोनों अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं और एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। देखिए ऐसा, ठीक है। तो जो देखो अब ये वाला जो ग्रुप है, मैं पेन की चेंज कर लेती हूँ एक बार। ये वाला जो ग्रुप है इसके क्या एंगल बना रहा होगा, ये समझ रहे हो, इससे कम एंगल बना रहा होगा, जबकि यहाँ पर एकदम 180 डिग्री एंगल बन रहा है आपका। यहाँ पे क्या बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है, जबकि यहाँ पर क्या एंगल बन रहा होगा, कुछ ना कुछ कम भी बन रहा होगा 180 से, ठीक है। तो इन एंगल के, बॉन्ड एंगल के डिफरेंस से या फिर ग्रुप के बीच में डिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो भी आइसोमेरिज्म शो होता है वो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है बात? देखो अब यहाँ पर ये हमने देख लिया, और भी मॉलिक्यूल्स है और इसके कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और बोल सकते हैं कि इसके कुछ कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज रहते हैं कि, या फिर प्रॉपर्टीज होती है जो हम स्टडी कर सकते हैं कि ये डिफरेंस है क्या है। देखो प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे, तो पहले मैं प्रॉपर्टीज बता देती हूँ तुम लोगों को। एक तो आपके पास जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। वो क्या होती है कि वो एक दूसरे में रोटेट करके एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकते, जैसे मैंने पहली चीज बताई थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, पहली चीज प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। दूसरा हमारे पास क्या होती है कि ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो जो आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट किए जा सकते हैं एट द रूम टेम्परेचर। कैन बी separated at room temperature। तीसरा हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम डाइस्टीरियोमर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आर ऑल्सो नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है। दूसरा अब देखो इसकी जो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर वो कंडीशन फॉलो होगी तभी आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म परफॉर्म होगा या शो होगा, उसके बिना अपन नहीं कह सकते कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है ये शो कर रहा है, ठीक है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारी वो देख लेते हैं एक बार। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। necessary condition। What is this necessary condition? जैसे आपने अभी एग्जाम्पल देखा था एल्कीन वाला, उसी को लेकर समझाती हूँ मैं तुम्हें। एल्कीन है, आपके पास यहाँ कोई ए ग्रुप लगा होगा, यहाँ कोई बी ग्रुप लगा होगा, ठीक है, यहाँ कोई सी और यहाँ कोई डी। तो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये कहता है कि आपके पास जो ये ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे एक साइड जो ग्रुप है वो दोनों सेम नहीं होने चाहिए, यानी कि आपके पास ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और जो सी है वो डी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है कि आपके पास जो ग्रुप्स एक साइड लगे हुए हैं वो क्या होने चाहिए, वो इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए और सी डी के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक और चीज़ है इसमें कि आपके पास
एटलीस्ट बोथ ऑफ द साइड एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए, ठीक है। सिस और ट्रांस के जैसे ये वाले मॉलिक्यूल देखो, ये वाला, अगर दोनों ग्रुप आपके सेम साइड लगे हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, सिस, ठीक है। और अगर आपके दोनों ग्रुप अपोजिट साइड लगे हुए हैं तो इनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांस, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें इसी को रिलेटेड एक कंडीशन है, एक बोल सकते कि आपके पास जो सी या बी ये दोनों या तो इक्वल होनी चाहिए या फिर ए या डी इक्वल होनी चाहिए। एक तो ग्रुप कोई ना कोई सेम होना चाहिए, दोनों साइड होना चाहिए, तभी हम उनको क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं सिस एंड ट्रांस पे। समझ में आई बात। जैसे एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लिख देते हैं हम, यहाँ पे देखो, फोर्थ, एटलीस्ट one same group should be present both of the sides of geometrical center। जो ये एल्कीन है ना, ये एल्कीन, ये आपके पास क्या है, ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर, जिसके अराउंड और जिसके सराउंडिंग में हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख रही थी ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या है, बोथ ऑफ द साइड, पर्टिकुलर एक ग्रुप तो तुम्हारे पास सेम होना चाहिए बोथ ऑफ द साइड, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो ये हमारे पास ये इसकी प्रॉपर्टीज है और ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। ये सिस एंड ट्रांस के लिए, नॉट फॉर द आपके ज्योमेट्रिकल के लिए, फॉर सिस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर, ठीक है, कह सकते हैं ऐसा। उसके बाद में चलो, तो अभी कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैंने अभी तुम्हें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सारा कुछ बता दिया है, कंडीशंस बता दिए, तो उनको अप्लाई करके अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, लेट्स जस्ट सॉल्व ऑन दिस। देखो, अगर तुम्हारे पास, देखो हमारे पास क्या था, ए और बी क्या होने चाहिए थे, इक्वल नहीं होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पर क्या है, दोनों साइड इक्वल है। तो हम वैसे ही कह देंगे कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये वाला देखो, तुम्हारे पास बी आर है और सी एच थ्री है, अपोजिट है, अलग अलग है, और हमारे पास एच और सी एच थ्री, ये भी क्या है, ए और बी की कंडीशन क्या थी, इक्वल नहीं होने चाहिए थे, नहीं है इक्वल, एच भी नहीं इक्वल है, एच इज नॉट इक्वल सी एच थ्री, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई कंडीशन। दूसरी ये थी कि अगर तुम्हें इसको ट्रांस बोलना है या सिस बोलना है, तो तुम्हारे पास एक तो कोई ग्रुप है ना, सेम होना चाहिए बोथ ऑफ द साइड्स। हाइड्रोजन सेम है, क्या है, अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है, सेटिस्फाइड। अब देखो नेक्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है, इसमें देखो तुम्हारे पास CH3 है, ठीक है, ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए थे, इक्वल है तो नहीं करेगा ऑब्वियसली, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब उसके बाद में ये वाला मॉलिक्यूल देखो, ए और बी इक्वल नहीं है और हमारे पास एक कोई ग्रुप, तो मतलब यहाँ पे तो दोनों ही ग्रुप सेम है, CH3 और H, अपोजिट साइड एक तो ग्रुप सेम होना चाहिए, तो सेम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड है तो क्या हो जाएगा, ट्रांस, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, आपके पास हाइड्रोजन सेम है, एक साइड, सेम साइड पे तुम्हारे पास मॉलिक्यूल सेम नहीं होना चाहिए, ग्रुप सेम नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये देखो सिक्स्थ वाला, इसमें हमारे पास अब दो एल्कीन्स हैं, अब दो एल्कीन से, तो ऐसे केसेस में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों जो एल्कीन है उसको ज्योमेट्रिकल सेंटर
समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक एल्कीन मान लो, ठीक है, एक तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक हमारे पास हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ए और बी सेम नहीं है, तो यहाँ पे तो हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, अप्लाइड हो रही है। इधर सी और डी भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एक ग्रुप होना चाहिए जो बोथ ऑफ द साइड सेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जो कि क्या है, अपोजिट साइड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस होगा ये, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। इस साइड भी सिमिलर ही केस है, ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूरा शो करेगा दोनों ज्योमेट्रिकल सेंटर्स पे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो चुका है। अब हमारे पास एल्कीन की बात कर लेते हैं। एल्कीन में एक तो तुम्हारे पास कोई ग्रुप ही नहीं है, एक साइड दो ग्रुप है ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। अब 7th वाला देखो, ये ऐसा है, ठीक है, इथाइल ग्रुप है। यहाँ पर इथाइल ग्रुप तुम्हारे पास दोनों साइड अपोजिट है और ऊपर से यहाँ पर HH लगा है, ठीक है, तो हमारे पास A और B इक्वल नहीं है, C और D भी इक्वल नहीं है, कंडीशन अप्लाइड। अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास इथाइल भी सेम है अपोजिट साइड, तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो ये भी करेगा और ये भी कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के वही है, आइसोमर है। ये ट्रांस है, वो क्या है, सिस, ठीक है, नाइस। अब देखो कुछ और मॉलिक्यूल्स पे अपन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये वाले, इनमें क्या है, मल्टीपल सेंटर्स है, मल्टीपल ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे आप वो देखो। तुम्हारे पास ये वाला क्या करेगा, ये वाला सेंटर तो तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्या ये वाला करेगा, हाँ जी करेगा। देखो हाइड्रोजन अपोजिट है और तुम्हारे पास एक एल्काइन ग्रुप भी है, एल्कीन ग्रुप भी है अपोजिट में, ठीक है, तो A और B भी सेम नहीं है, C और D भी सेम नहीं है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन सेम है, तो इसको क्या बोल देंगे, ट्रांस। सिमिलरली अब मैं सब में रिएक्शन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं सब में, बट यू नो दैट हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, अब इसमें बताओ कैसा होगा। दोनों हमारे पास हाइड्रोजन है, सेम है, तो ये क्या करेगा, ये सेंटर हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये वाला कर लेगा, ये वाला भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये वाला एक तो ग्रुप आ रहा है तुम्हारे पास, पूरा पूरा ये ग्रुप आ रहा है, एक हाइड्रोजन आ रहा है, A और B सेम नहीं है, एक हमारे पास ये हाइड्रोजन है, एक CH3 है, तो ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा सिमिलरली। अब ये ग्रुप है, डू यू थिंक ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिकॉज यहाँ पे एल्काइन है, ये भी सेम है, मतलब अलग अलग है, ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं, तो क्या ये शो करेगा, यहाँ पे तो ठीक है, बट यहाँ देखो दोनों ग्रुप सेम है, AB और BB, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होगा, समझ में आया। अब ये वाला देखो, एक तो हाइड्रोजन है और एक आपके पास एल्काइन ग्रुप है, तो ये भी क्या करेगा, दोनों साइड वही चीज है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा यहाँ पे भी। सिमिलरली दिस वन और दिस वन, इन दोनों के अराउंड में शो करेगा, बोलो, नहीं करेगा, क्योंकि अपोजिट में देखो दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका भी यही सीन है, नहीं करेगा। अब आगे देखते हैं और कुछ मॉलिक्यूल। अब देखो हमारे पास ऐसे कुछ केसेस है जिसमें देखो, अब इसमें तुम बता सकते हो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा नहीं होगा, सिस और ट्रांस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, बताओ मुझे। देखो इसमें कैसे चेक करोगे, तुम्हें एटम की कनेक्टिविटी देखनी पड़ेगी डबल बॉन्ड से। तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है, जाओ फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, 1 नंबरिंग कर लो, 2 3 पे आ रहा है, वैसे ही 1 और 2 आ रहा है, तो दोनों ग्रुप क्या है, अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ओके जो अपोजिट वाला कार्बन है उससे कनेक्टिविटी है एल्कीन की, समझ रहे हो, और यहाँ पर हमारे पास ओके सेकंड कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे ही कनेक्टिविटी है डबल बॉन्ड की, समझ रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो 1 2 1 2 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिकॉज A और B दोनों इक्वल नहीं है, पहली बात तो। दूसरी चीज हमारे पास ये अपोजिट में क्या है, एक ग्रुप तो सेम होना चाहिए विच इज देयर, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 1 2, तो ये हमारे पास सिस हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा, ठीक है। इसके बाद में ये वाला ग्रुप आता है, सेम है, नहीं करेगा, देख रहे हो यहाँ पर होगी कनेक्टिविटी, दोनों साइड सेम है पूरा यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी नहीं करेगा। यहाँ पे देखो अपोजिट है बट इस साइड सेम हो गया, तो वहीं से पता लग रहा है कि नहीं करेगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो।
सिमिलर टू दिस वन, आपके पास O अपोजिट है और हमारे पास ये क्या है, अलग है, तो ये क्या करेगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, आया समझ में इतना? अब देखो इसमें तुम्हारे पास सिस और ट्रांस तो बढ़िया है, अब तक सही चल रहा है इसका सीन, बट इसमें कुछ कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा है जो कि बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्ट कर देती है इसको। जैसे कि तुम्हारे पास अपोजिट साइड में सेम ग्रुप होने चाहिए तभी तुम सिस ट्रांस बोल सकते हो। क्या जरूरी है हमेशा सेम ही होंगे? अगर तुम्हारे पास ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है Cl एंड CH3, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे ऐसे केसेस में? तो इसके लिए भी हमारे पास और भी नोमेनक्लेचर हमने डिफाइन किए हैं ऐसे ग्रुप्स के लिए, जहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स, सारे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो सारे अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए भी अलग अलग नोमेनक्लेचर होते हैं, उनको भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग से नोमेनक्लेचर EZ होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट करती है इसको, सिस और ट्रांस को। तो देखो अभी हमारे पास एक और नोमेनक्लेचर आता है जो कि अप्लाइड होता है ऐसे ऑक्साइम्स जैसे मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, एंटी और सिन। अब देखो इसमें कैसे डिफाइन करते हैं हम। अगर इसमें देखो तुम्हारे पास क्या है, CH3 और CH3 और OH, ये हमारे पास क्या है, ऑक्साइम्स है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, ऑक्साइम्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर तुम्हारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेम साइड होते हैं, हाइड्रोजन और OH ग्रुप आर एट द सेम साइड, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सिन। ठीक है, अगर आपके पास CH3 और OH आ गया तो इसको क्या बोल देंगे हम, कोई भी, अगर ये दोनों अपोजिट साइड चले गए, H और OH, अगर आपके पास OH और H अपोजिट साइड चले गए हैं तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी। ठीक है, समझ में आया? ऑक्साइम्स के लिए स्पेसिफिकली ये नोमेनक्लेचर फॉलो होता है, सिन और एंटी करके। ठीक है, अब देखो और भी मॉलिक्यूल्स देखते हैं, जैसे ये मॉलिक्यूल्स अब इसमें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास है ये, इनको तो डायरेक्टली एल्कीन जैसे फॉलो कर लो आप, कि आपके पास H और H है, अपोजिट साइड है तो ट्रांस शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। H और H ये तो सेम ही मॉलिक्यूल हो गया, चलो इसको CH3 बना देते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड हो गया तो ये भी क्या हो गया, ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। ये देखो अब देखो, बोलो क्या होगा, ट्रांस, दोनों पेयर्स अपोजिट साइड है और तुम्हारे पास CH3 अपोजिट साइड है तो ट्रांस हो गया। यहाँ पे देखो सिस, ट्रांस, ये वाला ट्रांस। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे बढ़े। अब देखो, अब तुम्हारे पास हमने एल्कीन जैसे मॉलिक्यूल में या फिर C डबल बॉन्ड N ग्रुप में, और हम देखो ऑक्सीजन के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने CN बॉन्ड में C डबल बॉन्ड N में तो निकाल लिया, अब हम क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे, वैसे ही हाइड्रोजन CH3। अब यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, अपोजिट है हाइड्रोजन तो क्या बोल देंगे इसको, ट्रांस। अगर सेम साइड आ जाती तो सिस। ठीक है, तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो, अब हमने डबल बॉन्ड जैसे मॉलिक्यूल्स में तो देख लिया है, जैसे C डबल बॉन्ड C में देख लिया, C डबल बॉन्ड N में देख लिया, C डबल बॉन्ड O में भी देख लिया, ये सारे हमने मॉलिक्यूल्स कवर कर चुके हैं। जो डबल बॉन्ड के सराउंडिंग में हमारे पास जो भी अराउंड उसके जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहे थे, हमने क्या कर लिया, उसको कवर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, साइक्लिक मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। साइक्लिक में भी हम क्या पहले कवर करेंगे, साइक्लोएल्किन्स। ठीक है, तो साइक्लोएल्किन में हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है, देखो कैसे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। जो साइक्लोएल्किन्स है वो कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे तुम्हारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब व्हाट डू यू थिंक ये कैसे तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखो मैं अलग से एक पेज लेती हूँ, वहाँ पे एक स्लाइड लेती हूँ, उसमें बताती हूँ। देखो जैसे ये तुम्हारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन,
इसमें क्या होगा, तुम्हारे पास CH3 ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अभी एक्चुअली में ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ऐसे H H CH3 H CH3 H। या तो आपके पास ये मॉलिक्यूल ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, यानी कि आपके पास जो CH3 ग्रुप है वो क्या हो, अपोजिट में, समझ रहे हैं। और एक ही मॉलिक्यूल ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है कि आपके पास ऐसा हो, H CH3 H और H, ये मॉलिक्यूल ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास जो CH3 ग्रुप है सेम साइड है, ऊपर है, अपर साइड, ठीक है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, सिस, और इसको क्या बोल देंगे हम, ट्रांस। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांस, ठीक है। तो ये साइक्लिक जो साइक्लोएल्किन ग्रुप्स हैं या साइक्लोएल्किन मॉलिक्यूल्स है, ऐसे टाइप के मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे क्या कहते हैं, अपना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम, देखो और भी अगर शो करना चाहे तो इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि आपके पास वेज डैश होता है। वेज का मतलब क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि वेज का मतलब क्या होता है, अगर मॉलिक्यूल ऐसे सॉलिड लाइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास जो कोई भी ग्रुप है वो आपकी साइड आ रहा है। अगर आपके पास ये डैश से दिखाई जाता है तो इसका मतलब है कि आपसे दूर जा रहा है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन है, ऐसा कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ, CH3 और H। तो इसका मतलब ये जो H है आपसे दूर की साइड जा रहा है, यानी कि पीछे, इस बोर्ड के पीछे है, प्लेन से पीछे है। अगर आपके पास ये CH3 वेज पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये CH3 आपकी तरफ आ रहा है, समझ में आया। और ये जो एल्कीन है वो आपके प्लेन में पड़ी हुई है। इसमें आपको इस नोटबुक से समझाती हूँ। जैसे कि ये आपका साइक्लो प्रोपेन है, इसके बाद में आपके पास ये क्या है, हाइड्रोजन पीछे जा रहा होगा, ऐसे पीछे लगा होगा, ठीक है, प्लेन से पीछे की साइड। और ये जो CH3 ग्रुप है वो आपके पास क्या होगा, आगे की साइड। समझ में आ रहा है ये बोर्ड, समझ में आया मॉलिक्यूल, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है। सिमिलरली अगर आपके पास ग्रुप ऐसे लगा हुआ है, CH3, ठीक है, ये मॉलिक्यूल या तो ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है, और कैसे एग्जिस्ट कर सकता है ये मॉलिक्यूल, देखो क्लोन बना लेते इसका, H CH3 H। तो देखो यहाँ पर आपके दोनों जो CH3 है वो आगे की साइड आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, जबकि अपोजिटली एक CH3 पीछे जा रहा है प्लेन के, और एक का क्या हो रहा है, आगे आ रहा है। तो ये क्या अपोजिट साइड आ चुके हैं, समझ रहे हो। जैसे पेन है ना, देखो एक CH3 आपकी तरफ आ रहा होगा, ये वाला मान लो इस मॉलिक्यूल को, और एक CH3 पीछे जा रहा होगा, समझ रहे हो ये बात। ये ऐसे रिप्रेजेंटेड है, जबकि आपके पास ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल, दोनों CH3 आपके पास सामने आ रहे हैं, ठीक है। और ये रोटेशन के बाद में भी आपके पास अपोजिटली नहीं जा सकते हैं, ये स्टिल वैसे ही रहेंगे। तो इसमें क्या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन भी है, और आपके पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं। आया समझ में। तो वैसे ही हमारे पास और भी जैसे मॉलिक्यूल है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, सारे के सारे मॉलिक्यूल ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। जैसे ये वाला है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन होता तो ये क्या ये शो करता, नहीं करता, क्यों, बिकॉज देखो ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे एक और बॉन्ड बन रहा होता हाइड्रोजन से, तो दोनों हाइड्रोजन हो जाते, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्योंकि A एंड B इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये मॉलिक्यूल शो नहीं करेगा। ये वाला देखो, जैसे ये वाला, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये Br और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसे, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा, और इसके अलोंग हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। वैसे ही ये भी शो कर सकता है, ये भी शो कर सकता है, एक ही मॉलिक्यूल है। या तो हमारे पास कैसे, इसको देखो कैसे कैसे हो सकता है, ये CH3H CH3H
या तो तीनों एक साइड हो सकते हैं, या दोनों ऊपर हो सकते हैं, एक नीचे हो सकता है, ठीक है, या फिर तीनों के तीनों ही नीचे हो सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को? तो हमारे पास ऐसे भी शो हो सकता है ये कि आपके पास तीनों ही नीचे हो जाएंगे, तो वो सिमिलर ही हो जाएगा ना, आपने बस पलट दिया उसको। समझ रहे हो इस बात को? तो या तो आपके पास ऐसे हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी मॉलिक्यूल शो हो सकता है। समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो ये अपने पास इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसे आया। तो और ये वाला देखते हैं हम, इसमें ये क्या हो गया, वेज पे हो गया, तो डैश पे हमारे पास हाइड्रोजन आ जाएगा। सिमिलरली CH से आगे आ गया, पीछे हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। और हाँ, ये वाला देखो, हाइड्रोजन इसके अलोंग शो कर लेगा, तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। इस वाले को देखो, बस अपनी जो मेन कंडीशन थी वो याद रखना कि आपके पास जो A एंड B है एक साइड में हमारे पास सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आया? ये ब्रोमीन है, ये हाइड्रोजन है, सेम नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ठीक है। समझ में आया इतना? इसके बाद और देखते हैं क्या है। अब ये मॉलिक्यूल है, सिमिलरली सेम केस में तो ये भी हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। ये तो हमने पढ़ ही लिया है अभी बैग में, कहाँ था ये वाला, मतलब ये साइक्लोपेंटेन था, ये साइक्लोहेक्सेन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी सिमिलरली शो कर जाएगा, ठीक है। अब ये वाला देखो, इस तरीके से शो करेगा ये। तो यहाँ तक तो सब सिंपल था, आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। ये साइक्लो एल्किन्स में समझ में आ गया है। साइक्लो अब एल्कीन्स में पढ़ते हैं, ठीक है। साइक्लो एल्केन्स में समझ में आ गया है। एल्कीन्स जो साइक्लिक एल्कीन्स है उसमें समझ में आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद हम देखेंगे साइक्लो एल्कीन्स। साइक्लिक मॉलिक्यूल में आपके पास एल्कीन होगी, वो कैसे आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो ट्रिपल ये है हमारे पास साइक्लोप्रोपीन, ठीक है। अब देखो ये कैसे शो करेगा। डू यू थिंक ये कैसे भी मुड़ सकता है और ट्रांस बन सकता है, क्योंकि अभी तो सिस है। डू यू थिंक ये हो सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि एक तो मॉलिक्यूल देखो आपके पास पहले कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके हैं, और यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन है और एक ये बॉन्ड है। क्या डू यू थिंक ये अपोजिट होके ये हमारे पास ऐसे ट्रांस शो कर दे, कैसे भी मुड़ के? डू यू थिंक बैंड होके कैसे कर सकता है? नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेन है। 3 मेंबर्ड रिंग है, उसमें एल्कीन भी आ गई है, डबल बॉन्ड भी आ चुका है, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा कि अगर उसको मोड़ सके और ट्रांस बना चुके हैं, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा ही हमारे पास साइक्लोब्यूटेन में साइक्लोप्रोपेन में नहीं होगा, ना हमारे पास साइक्लोपेंटेन में होगा, ना साइक्लोहेक्सेन में होगा। तो देखो कब शो होता है हमारे पास ट्रांस, कब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें ऐसा होता है कि देखो आपके पास साइक्लो एल्केन्स में मैं आपको सिंपली बता देती हूँ। अगर आपके पास कार्बन नंबर n, which is what is this n, number of carbon atom in cycloalkenes, साइक्लोएल्कीन्स, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास नंबर 7 से कम होता है, 7 के इक्वल या उससे कम होता है, तो हमारे पास क्या एग्जिस्ट करेगी? हमेशा सिस ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। समझ में आया? अगर आपके पास ये 8 हो जाता है या 8 से 11 तक भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? सिस ही एग्जिस्ट करेगी। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांस भी बन सकती है।
ट्रांस बनना स्टार्ट हो जाती है, बट ट्रांस हमारे पास स्टेबल नहीं होती है, सिस ही हमारे पास स्टेबल होती है, स्टेबल। तब 11 आता है हमारे पास, जो n है वो 11 होगा, तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिस और ट्रांस दोनों बन सकती है, और वो दोनों क्या होती है, इक्वली स्टेबल होती है। मैं 10 कर देती हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास तब 7 से कम मेंबर्ड रिंग होगी साइक्लोएल्कीन्स में, तो हमारे पास सिस स्टेबल करेगी, सिस ही स्टेबल होगी। उसके बाद अगर 8 पे जैसे आ गया ना, तो उसके बाद हमारे पास ट्रांस थोड़ा थोड़ा बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपके पास n यानी कि नंबर ऑफ कार्बन हो गया 11, तो हमारे पास सिस और ट्रांस इक्वली स्टेबल होती है वहां पर। बट n ग्रेटर देन 12 हो जाता है ना, तो हमारे पास हमेशा ट्रांस ही एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ट्रांस स्टेबल होती है, बिकॉज उसमें जो बल्कि ग्रुप से अपोजिट साइड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ट्रांस ही हमेशा स्टेबल होगी। ठीक है, ये एक चीज है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं कि हमेशा ट्रांस स्टेबल होती है, कभी कभी सिस भी एग्जिस्ट कर जाती है, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होती है, बिकॉज वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिस फॉर्म को ज्यादा स्टेबल कर देते हैं। बट जनरली हमारे पास अगर ऐसे मॉलिक्यूलर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ऐसे से तुम्हारे पास इंटरेक्शन नहीं है, स्टेबिलिटी वाला इंटरेक्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांस एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि आपके पास देखो ट्रांस में जो कोई भी ग्रुप होता है, बल्कि ग्रुप या समथिंग, वो क्या होता है, अपोजिट में होता है, विच मेक्स द ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल जनरली मोर स्टेबल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो हमने साइक्लोएल्केन्स में बात कर लिया। अब देखो साइक्लोएल्केन्स कैसे, ये मैं एक आपको 8 वाला बना के बता देती हूँ कैसे शो करता है। ऐसा। ठीक है, आपके पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसा ही है, ट्रांस बनना एकदम बैंड हो जाती है। अगर तुम 3 मेंबर में कैसे इमेजिन कर सकते हो कि वो इतना बैंड हो जाए और तुम्हें ट्रांसफॉर्म शो कर सकती है? बिल्कुल नहीं, ऑब्वियसली। उस 8 बनते हुए भी वो बनना स्टार्ट होती है, उससे पहले एग्जिस्ट भी नहीं करती है। 7 मेंबर रिंग में तुम्हारे पास एग्जिस्ट भी नहीं करेगी वो, समझ रहे हो? तो यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा साइक्लोएल्केन्स में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो ये कुछ मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम साइड है, दोनों ग्रुप्स क्या है, सेम साइड है, तो ये क्या होगा हमारे पास, ट्रांस। और ये क्या है, सॉरी, दोनों ग्रुप अगर सेम साइड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सिस, और ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। क्योंकि समझ में आया समझ में यहाँ तक? सिमिलरली इसके अराउंड ये वाले क्या हो जाएंगे, सेम साइड हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, ये सिस हो जाएगा, और ये देखो ट्रांस। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखो नेक्स्ट, अब हमारे पास हमने जो एल्कीन्स है उन स्ट्रक्चर्स में पढ़ लिया है। एल्कीन्स के बाद हमने क्या किया, साइक्लोएल्केन्स में पढ़ लिया है, ऑक्साइम जैसे मॉलिक्यूल्स में पढ़ लिया है, उसके बाद में हमने साइक्लोएल्कीन्स में पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एलीन्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं उनमें कैसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे वो पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे एलीन्स कैसे हैं, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड एडजेसेंट में, एक्चुअली डबल बॉन्ड, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, एलीन्स। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैम ये तो इजीली हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एल्कीन की तरह शो कर देंगे। ठीक है, ये दोनों अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली ये एक सिंगल प्लेन में अपने एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। पता है कैसे एग्जिस्ट करते हैं, देखो आपके पास ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये CH3 हमारे पास ऐसे वर्टिकली होगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्टिकली CH3।
ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों ग्रुप ऊपर नीचे, और ये हमारे पास ऐसे प्लेन में। समझ पा रहे हो? जैसे आपके पास ये एल्कीन है, तो ये ग्रुप यहाँ पर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, शुड आई टेक दिस फोन, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और ये हमारे पास ऐसे एग्जिस्ट करते हैं वर्टिकली। ठीक है, समझ में आया ये बात? हमारे पास ये हो जाएगा प्लेन में ऐसे, और ये हमारे पास वर्टिकली एग्जिस्ट करेंगे। तो ये एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और देखो, अगर एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं करते तो यही यहाँ पे शो कर रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। कैसे? देखो, हमें चाहिए था डिस्टेंस हो, कि आपके पास जो भी ग्रुप में जो भी डिफरेंट ग्रुप से या फिर जो भी ग्रुप से उनमें क्या हो, बॉन्ड डिस्टेंस का, बॉन्ड एंगल का डिफरेंस हो, या फिर आपके पास डिस्टेंस डिफरेंट हो, जिसकी वजह से वो क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। बट ऐसा नहीं है। कलर चेंज कर लेते एक बार। देखो, ये ग्रुप ये ग्रुप आपके पास इससे भी सेम दूरी पे है, और ये ग्रुप इससे भी क्या है, सेम दूरी पे है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर ये दोनों डिस्टेंस क्या है, सिमिलर है। ये ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है, वो दोनों के लिए सिमिलर है। ट्रायंगल बना सकते हो, इक्विलैटरल जो भी है। समझ रहे हो? तो ट्रायंगल बना सकते हो, तो ये इक्वल डिस्टेंस पे आपके पास, तो यहाँ पे डिस्टेंस से डिफरेंट नहीं है, तो तुम्हारे पास कहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए वो जो ग्रुप है वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, सिमिलरली दिस वन। अब यहाँ पे क्या है, 3 बॉन्ड आ गए थे, 3 बॉन्ड आ चुके हैं। समझ रहे हो? ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, एक प्लेन में एग्जिस्ट करेगा एल्कीन की तरह। अगर तुम्हारे पास, अब मैं यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा ट्रिक बता देती हूँ, या फिर थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखवा देती हूँ मैं, कि आपके पास अगर n, जो कि है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल सेंटर, n क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स। एलियंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आपके पास n वो है ऑड है, मतलब कि 1, 3, 6, 5, ठीक है, ऐसे कोई मॉलिक्यूल्स है, ऐसे ज्योमेट्रिकल सेंटर्स है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जस्ट लाइक एल्कीन में कितने आपके पास डबल बॉन्ड होते हैं, एक ही होता है। एक के अलोंग क्या करता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा था, हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, अगर तुम्हारे पास एलियंस में क्या है, इवन है, इसकी वजह से वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसे हॉरिजॉन्टली और प्लेन में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एग्जिस्ट करते हैं इसके ग्रुप, तो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ऑड वाले केसेस में क्या होगा, तुम्हारे पास शो करेगा, तो ये ऑड में शो करेगा, और इवन तब हमारे पास ज्योमेट्रिकल सेंटर होंगे तो उसमें शो नहीं करेगा। ठीक है, इवन में जैसे कि हमारे पास एलिन, ये वाला डबल बॉन्ड वाला, 2 बॉन्ड एडजेसेंट में, और यहाँ पे क्या है, 3 है, 1, 2, 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास ऑड क्या करेगा, शो करेगा। अब देखो, ऑड में जैसे तुम अब इसको याद कैसे रखोगे, तुम्हारे पास एल्कीन है, तुमने इतने सारे एग्जांपल किए, तुमने याद हो गया कि एक डबल बॉन्ड वाला तो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो उसी से याद रख लो कि अगर आपके पास एल्कीन में 1 डबल बॉन्ड होता है, वो शो कर रहा है, तो 3 वो भी ऑड है, वो भी शो करेगा, 5 वो भी ऑड है, वो भी शो करेगा। डबल बॉन्ड अगर 2 आ जाए, यानी कि इवन आ जाए, तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम लिख लो इसको शॉर्ट में, shows GI, doesn't show GI। ये वाला एक ही प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन सिंगल प्लेन, इन सेम प्लेन। तो ये क्या होगा, ये दोनों अपोजिट में होंगे। ठीक है, और ये वाले अपोजिट में होंगे, जस्ट लाइक एल्कीन की तरह। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा, क्योंकि H और H क्या है, ऐसे सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। क्या हो जाएगा, ये सिस, नॉट ट्रांस। ठीक है, H और H सेम साइड है एल्कीन की तरह। यहाँ तक समझ में आया? अब हम थोड़े से इस पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इसका तो क्या ही है, बट मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब अपन दूसरे जो सिस्टम है उस पर चलते हैं।
एलिन्स में देख लिया। अब हमारे पास स्पाइरेंस आते हैं। स्पाइरेंस में क्या होता है, तुम्हारे पास एल्की जो रिंग्स है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है एक ही कार्बन से। ये तुम नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा तुमने, स्पाइरो कंपाउंड्स, तो उन्हीं का ही है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, स्पाइरेंस, ठीक है। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, देखो ठीक है, देखो ये तुम्हारे पास जस्ट लाइक तुमने एलिन सॉल्व किया है ना, सिमिलरली वैसा ही है। आपके पास अगर डबल दो रिंग है, एडजेसेंस में सिर्फ दो ही रिंग है, एन रिंग एन क्या है यहाँ पे, रिंग नंबर ऑफ रिंग्स। अगर ये है आपके पास ऑड तो क्या करेगा, शो करेगा। अगर आपके पास ये इवन तो शो नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया, वैसा ही है सिमिलरली। इसको डबल बॉन्ड की तरह कंसीडर करो यहाँ पे, ऐसे सेम वे में ये शो करेगा। अब बी आर मतलब ये तो एल्कीन है, मतलब दो है यहाँ पे, क्या है, इवन नंबर है, तो ये शो नहीं करेगा। समझ में आया, ये भी हमारे पास दो रिंग्स है तो ये भी शो नहीं करेगा। एलिन्स की तरह इसको समझो, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करता है, ये क्या करते हैं, वर्टिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टली और ये वर्टिकली ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, तो ये भी शो नहीं करेगा हमारे पास। समझ में आया इतना, ये भी नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं और देखते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे ये वाला, अब इसमें भी क्या है, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, तो वही सिस्टम एलिन की तरह एग्जाम्पल को सोचो, डबल बॉन्ड एल्कीन, इसको भी डबल बॉन्ड की तरह समझो। अब इसके सराउंडिंग में देखो, तुम्हारे पास नंबर ऑफ रिंग प्लस नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, सम ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें भी क्या है, अगर तुम्हारे पास ये है ऑड तो शो करेगा, इवन है तो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे याद रख लो इस चीज को। तो ये क्या करेगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 रिंग आ गई है, यानी कि ऑड, तो ये क्या करेगा, हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एच एच दोनों सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। आया समझ में, ठीक है। अब ये वाला मॉलिक्यूल देखो, सिमिलरली ये मॉलिक्यूल में तुम्हारे पास इधर से इमेजिन करो इसको, तुम्हारे पास 2 रिंग है। अब तुम सोचोगे इसमें तो 2 रिंग है यानी कि इवन है, तो ये शो नहीं करना चाहिए, बट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। बिकॉज ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल को, तुम्हारा ये वाला ज्योमेट्रिकल सेंटर तो फेल हो गया है, बट ये वाला तो है, इसके अलोंग तो शो कर सकता है। देखा था ना तुमने, जाओ अपने साइक्लो एल्केन्स में, दिस वन ऐसा एग्जिस्ट कर रहा था ये ऐसे। सिमिलर वे में तुम्हारे पास वो भी शो करेगा, साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर सकता था, बट यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों हाइड्रोजन हो गए। ए एंड बी सेम नहीं होने चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का फर्स्ट और नेसेसरी कंडीशन। तो ये भी क्या है, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन सेम हो चुके हैं, तो इसकी वजह से क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूल होता HCH3 CH3 और CH3, तब ये कर सकता था। कैसे, ऐसे ये हमारे पास क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाता है ये वाला, क्योंकि ये वाला तो बिल्कुल नहीं करेगा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है, ठीक है, एलिन्स की तरह। ये वाला देखो, ये क्या है, सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस, यहाँ से कर देगा ये इसके अलोंग, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएगा और क्या कर देगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। आया समझ में, ठीक है, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लास्ट, ये एक और टाइप है, एक और सिस्टम है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ सकते हैं। कैसे, अगर तुम्हारे पास ये ग्रुप्स, अगर ये ग्रुप्स सेम साइड है, टरफिनाइल बाइफिनाइल तो देखा होगा तुमने, ऐसा होगा, जस्ट ओनली 2 फिनाइल ग्रुप होते हैं बाइफिनाइल में, समझ रहे हो। यहाँ पे क्या है, 3 फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसमें क्या होगा, अगर तुम्हारे पास ये ET सेम ग्रुप एक साइड आ जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा।
ठीक है, तो ये कौन सा फॉर्म है इसका, सिस, क्योंकि दोनों ग्रुप सेम साइड है और दोनों ग्रुप सेम साइड है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कन्फर्मर हो जाएगा, और क्या करेगा ये, सिस कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा, और हमारे पास क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और भी तुम इसे कैसे देख सकते हो, एक और मैं बताती हूँ एग्जाम्पल इसमें, जैसे कि अगर तुम्हारे पास आई है, यहाँ पे तो सिमिलर ग्रुप हो है, SO3H SO3H। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पर ऐसे ग्रुप आ जाते हैं जो कि तुम्हारे पास शो कर सकते हैं, ये ग्रुप अपोजिट है, ये ग्रुप अपोजिट है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन होगा, यहाँ कोई हाइड्रोजन होगा, तो ये इस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। समझ रहे हो कि तुम्हारे पास NO2 ग्रुप तो अपोजिट चले गए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ट्रांस। जबकि हम क्या देख रहे थे, यहाँ पर क्या देख रहे थे, सिर्फ ये वाले ग्रुप देख रहे थे जो बॉन्ड के इधर है, रोटेशन वाले। समझ रहे हो, तो इनके हिसाब से कर रहे थे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बट यहाँ पे तो दोनों ग्रुप सेम है, तो यहाँ से तो नहीं करेगा, बट ये यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे NO2 यहाँ पे फेल हो चुका है, ये वाला जो सेंटर है वो फेल हो चुका है, ये वाला देखो पूरा यहाँ से शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये हमारे पास टर्फिनाइल भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखो अब ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला आ जाता है कि तुम्हारे पास मॉलिक्यूल दे रखा है कि तुम्हारे पास कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, वो तुम अप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे कि मैं तुम्हें फॉर्मूलाज बता देती हूँ पहले। तो अगर तुम्हारे पास, डिपेंड करता है तुम्हारे पास मॉलिक्यूल कौन सा है, अगर तुम्हारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो उस पर डिपेंडिंग हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हमें अप्लाई करने होते हैं। ठीक है, तो हम देखो पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स देखे उस मॉलिक्यूल्स को सॉल्व करेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें हो रखे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, अगर तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, अब सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल तो जानते होंगे। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उसका हम कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते हैं, 2 to the power n, 2 to the power n। ठीक है, समझ में आया। ये इसका फॉर्मूला है GI का, नंबर ऑफ GI। ठीक है, अगर तुम्हारे पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉरी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो उसमें क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, डिपेंड करता है अगर तुम्हारे पास ओड है या फिर इवन ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं। अगर GC ज्योमेट्रिकल सेंटर्स या फिर बोल सकते हैं n हमारे पास क्या होगा, ऑड, तो उसके लिए अलग फॉलो होगा। अगर n है इवन तो उसके लिए हमारे पास अलग फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आया कैसे करेंगे। देखो अगर ऑड है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा ये 2n + 2p to the power -1। ठीक है, 2n + 2 to the power p -1। अब तुम बोलोगे ये तो सेम ही है, इसमें क्या डिफरेंस है, बट देखो p यहाँ पर, इसमें p की वैल्यू क्या होती है, वो डिफरेंट होती है। p की वैल्यू क्या होती है, अगर ऑड है तो n + 1/2 वैल्यू होती है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास इवन है तो p की वैल्यू क्या होती है, n/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूलाज है आपके पास जो आपको क्या करने हैं, पढ़ने हैं, याद करने हैं, और इन्हीं के थ्रू हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालेंगे। ठीक है, अनसिमेट्रिकल के लिए 2 to the power n और सिमेट्रिकल के लिए ये वाला। अगर तुम्हारे पास ऑड है तो ये वाला, इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अपन क्या करेंगे, शो करेंगे।
चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये देखो, ए मॉलिक्यूल में कौन कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तुम देखोगे यहाँ पे 3 एल्कीन्स है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 ज्योमेट्रिकल सेंटर होने चाहिए। बट ढंग से देखो भाई, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन भी तो है। क्या ये ज्योमेट्रिकल सेंटर हमारे पास आइसोमेरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? बिल्कुल नहीं। सिमिलरली ये भी नहीं करेगा, तो सिर्फ ये वाला हमारे पास क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये क्या है, सिमेट्रिकल। आपके पास दोनों ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी सेम है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ऑब्वियसली 2 टू पावर n माइनस 1 प्लस 2 p माइनस 1। यही था। p यहाँ पर क्या हो जाएगा, इवन है, सॉरी ऑड है, तो n प्लस 1 बाय 2। एक काम करते, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते ढंग से, जगह नहीं है यहाँ पे। नाइस। हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास n की पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 प्लस 1 बाय 2 विच इज ऑलरेडी 1, तो 1 माइनस 1, ये भी क्या हो जाएगा 2 टू पावर 0 प्लस 2 टू पावर 0, तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, क्या हो जाएगा ये 2, ठीक है। यहाँ पे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो गए इसके, 2, ठीक है। तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ओके फाइन। अब ये वाला मॉलिक्यूल सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक ही है, ये भी सिमेट्रिकल है। सिमिलरली इसमें भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म 1 है, इसके जैसे ही, समझ रहे हो, 1 माइनस 1 प्लस 2, हाँ p की पावर क्या होगी, 1 प्लस 1 बाय 2 इक्वल्स टू 1। तो देखो सिमिलर वे में माइनस 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 0 टू पावर 0, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। इसका भी क्या है, 2 आइसोमेरिज्म, सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, इसका भी सिस और ट्रांस एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। यहाँ पे सिमिलर वे में ये भी क्या करेगा, 2 ही एग्जिस्ट करेगा, देख सकते हो भाई सेम ही है, ठीक है। और कोई अगर अब इस वाले केसेस में देखो, हमारे पास 2 2 है, ये क्या है, अनसिमेट्रिकल है, और अनसिमेट्रिकल है ये। n की वैल्यू क्या है, तुम्हारे पास 2, ये मॉलिक्यूल भी कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी कर रहा है। अब तो आराम से बता सकते हो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। चलो तो इसमें क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 2 टू पावर n, तो 2 टू पावर 2 क्या हो जाएगा, 4। इसके क्या इतने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे, 4, ठीक है। ये वाले का ये क्या सिमेट्रिकल है, डोंट यू थिंक ये सिमेट्रिकल है। तो इसमें देखो कैसे फॉर्मूला शो होगा, हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2n माइनस 1 प्लस 2p माइनस 1। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 ज्योमेट्रिकल सेंटर्स हैं, तो n बाई 2 विच इज 1 माइनस 1, ये हो जाएगी 2 प्लस 1। तो हमारे पास कितने ज्योमेट्रिकल सेंटर हो जाएंगे इसके, सॉरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाएंगे इसके, आइसोमर्स 3, ठीक है। यहाँ तक सॉल्व हो चुका है, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़े, ये लास्ट मॉलिक्यूल है, इसके बाद थोड़ी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे लास्ट, ठीक है। देखो ये भी क्या है, सिमेट्रिकल है, ठीक है, और 3 है, तो इसमें क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, 2 पावर n माइनस 1 प्लस 2 p टू पावर माइनस 1। p क्या है, p n प्लस 1 बाय 2, बिकॉज ये कितने हैं, ऑड है, 3 है ना, 3 प्लस 1 बाय 2 विच इज 2। अब सॉल्व कर लो इसको, 2 3 माइनस 1 प्लस 2 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 पावर 2 4 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 1 की पावर 2 2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करे इसके,
6। डन, क्लियर, आगे बढ़े। अब कुछ नहीं है, बस प्रॉपर्टीज बची, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, उसके बाद सभी डन है। देखो अब अपन देखेंगे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि सिस और ट्रांस आपके पास मैंने बोला कि एग्जिस्ट करते हैं। तो सिस और ट्रांस में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया था स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, ट्रांस की। ट्रांस मोर स्टेबल होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमारे पास जो बल्कि ग्रुप से अपोजिट साइड होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है। ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आया समझ में? बट ये थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, कब? जब आपके पास यहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही हो, समझ रहे हो? तो उस फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, इन केसेस ऑफ, हम बोल सकते हैं कि इन केसेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, cis form is more stable, ठीक है, समझ में आया? ये इसको स्टार लगा के लिख लो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास, डायपोल मोमेंट। देखो जी, अगर आपके पास ग्रुप डिफरेंट है, तो हमारे पास डायपोल मोमेंट का जो होगा सिस में अलग रहेगा, ट्रांस में अलग रहेगा, वो तो है, बट किस में ज्यादा रहेगा वो देखना है। तो हमारे पास अगर ग्रुप सेम है तो हमारे पास क्या होगा, सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है, ट्रांस से, बिकॉज वो वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। फिजिक्स में पढ़ा है तुमने, अच्छे से कर सकते हो तो मॉलिक्यूल को देखकर, ठीक है। तो हमारे पास सिस में ज्यादा हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास ग्रुप डिफरेंट है तब क्या होगा, तुम्हारे पास ट्रांस में ज्यादा डायपोल मोमेंट हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? तो हमारे पास अगर ग्रुप डिफरेंट है तो ट्रांस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, अगर ग्रुप सेम है तो सिस में डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। यहाँ तक समझ में आया? सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तुम्हारे पास डायपोल मोमेंट पे वरी करता है। अगर तुम्हारा डायपोल मोमेंट सिस का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा, सिस का। अगर तुम्हारा डायपोल मोमेंट ट्रांस का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट में किसका ज्यादा होगा, ट्रांस का। जैसे कि आपने पहले देख लिया है, तो डायपोल मोमेंट आप निकाल सकते हो, अगर ग्रुप डिफरेंट है तो ट्रांस में, ग्रुप सेम है तो सिस में ज्यादा होगा। तो उस हिसाब से हमारे पास बोल सकते हो कि डायपोल मोमेंट पे ही हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट वरी करेगा, ठीक है, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो, मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ट्रांस का ज्यादा होता है, ठीक है, ये याद कर सकते हो, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस पे। तो ठीक है, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट फिनिश है। बस इसके बाद हमारे पास EZ कॉन्फ़िगरेशन रहता है, जो कि हमें थोड़ा पढ़ना बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम ऑप्टिकल स्टार्ट कर देंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है और सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो इसमें मैंने पहले इंट्रोडक्शन बताया, नेसेसरी कंडीशंस बताई, प्रॉपर्टीज बताई, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसमें देखो हमने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और सिस्टम्स पे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड किया। जैसे कि पहले हमने एल्कीन्स पे किया, फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, साइक्लो एल्केन्स में किया, फिर उसके बाद में साइक्लो एल्कीन्स में, एलिन्स में, स्पाइरेंस में, और उसके बाद में टर्फिनाइल्स में किया, ठीक है। तो इसके बाद में हमने टर्फिनाइल्स में सिस्टम को स्टडी किया, उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फाइंड किए, और उसके बाद में लास्ट में हमने कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा, आइसोमर्स देखा। उसके बाद में लास्ट हमने इसकी जो प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज वो डिस्कस करी। तो यहाँ तक हमारे पास पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट में हम EZ भी पढ़ लेंगे और वो फिनिश हो जाएगा। चलो, अभी तक अपन ने सिस और ट्रांस देख लिया था। अब मैंने उस चीज सिस और ट्रांस के लिए एक चीज बताई थी कि आपके पास अपोजिट साइड में एटलीस्ट वन ग्रुप जो है सिमिलर होना चाहिए, तभी हम उनको सिस ट्रांस के कॉन्फ़िगरेशन को नेम कर सकते हैं, उनका नोमेनक्लेचर में ऐड कर सकते हैं। बट व्हाट इफ कि हमारे पास चारों ही ग्रुप हमारे पास डिफरेंट है, तो व्हाट विल डू इन दैट मॉलिक्यूल, उस चीज में हम क्या करेंगे। तो देखो,
इसके लिए हमने अलग से एक नोमेनक्लेचर है EN-Z कॉन्फ़िगरेशन, वो हम यूज करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जहाँ पर तुम्हारे पास सराउंडिंग में सारे ही मॉलिक्यूल डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि मान लो BrCl सारे हेलोजेन देखो यहाँ पे, और ये क्या आ गया I, ठीक है I। अब तो ऐसे ग्रुप को हम कैसे नाम देंगे, इसमें कैसे, हमसे इससे नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कोई भी एक सिमिलर ग्रुप नहीं है जो कि एक साइड हो, समझ रहे हो आप इसमें। तो ऐसे जो ग्रुप्स है इनको क्या करते हैं, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है उनको नेमिंग कैसे करते हैं हम, EN-Z से, EN-Z कॉन्फ़िगरेशन से हम कोई नेम करते हैं। कैसे, देखो E कब होता है, तब E इसका क्या होता है, देखो E तब हम करते हैं तब आपके पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, हाईएस्ट या लोएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड रहेंगे, सॉरी अपोजिट साइड रहेंगे ई में। और आपके पास अगर Z है, Z हम कब उसको नेम करेंगे तब हमारे पास जो हाईएस्ट या लोएस्ट प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड रहेंगे, ठीक है। कुछ कुछ तुम्हें थोड़ा आइडिया लग गया होगा, बट अब इसकी डाउट ये आता है या फिर कंफ्यूजन ये आती है कि मैम इसका जो प्रायोरिटी ऑर्डर है हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो किस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा हाईएस्ट का है कौन सा लोएस्ट का है। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत कुछ कुछ रूल्स हैं, उनको कंसिडर करके हम इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो उसको बोलते हैं CIP रूल, CIP रूल बोलते हैं उसको। तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं इनकी ग्रुप्स की। देखो जैसे फर्स्ट रूल क्या आता है कि आपके पास जो फर्स्ट डायरेक्टली अटैच एटम है उसके क्या करते हैं हम उसको बोलते हैं डायरेक्टली अटैच जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, नॉट एनीथिंग एल्स, बट जो एटॉमिक जो नंबर होता है वो कंसिडर करेंगे। जैसे कि पहले वाला एग्जांपल देख लो, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। नहीं इसमें नहीं होगा, देखो मैं बना ही लेती हूँ। आपके पास डबल बॉन्ड है, उसके बाद FBrCl और I, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक कि सबसे इस साइड में सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किसका है, Br का, ऑब्वियसली है ना। कलर चेंज कर लेते हैं इसमें। तो Br है उसका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर है, और इस साइड किसका है, I का। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी थे इस रूल के अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स थे वो क्या गए, अपोजिट साइड चले गए। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इसको कॉन्फ़िगरेशन को नाम देंगे E कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हो जाएगा, E कॉन्फ़िगरेशन। जबकि अगर सिमिलर वे में हमारे पास मॉलिक्यूल अगर ऐसा हो, C डबल बॉन्ड C और F और Cl एक साइड आ गए और हमारे पास I और Br एक साइड आ गए, तो अब क्या हो जाएगा, इसका नाम कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ये Z। ये क्या हो जाएगी, Z कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। फर्स्ट रूल ये है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि जो भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है, डायरेक्टली अटैच कोई भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर कंसिडर करके हम उनको क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे। समझ में आया इतना। इसके बाद देखो रूल सेकंड ये बोलता है कि अगर आपके पास एटॉमिक नंबर सेम है देन गो टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम या फिर जो भी ग्रुप है। देखो कैसे, आपको पता है कि जो आपके हाइड्रोजन है उसके दो एटॉमिक 3 आइसोटॉप्स होते हैं, HDT, ठीक है। तो आपके पास जैसे ये हाइड्रोजन है और वो ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है, ठीक है। और यहाँ पे वापस से हम क्या लगा देते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर लगा दो Br लगा दो, ठीक है। समझ में आया इतना। अब देखो ये इसमें इन दोनों में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इनका एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, ठीक है। इनका एटॉमिक तो नंबर क्या है, 1 ही है, बट मास नंबर कितना हो जाएगा, इसका 1 और इसका 2, ठीक है।
जिसकी वजह से क्या होगा, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी। एटॉमिक नंबर सेम है, देन विल गो टू द आइसोटोप और इनके एटॉमिक मास पर। तो इसकी वजह से किसको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके ड्यूटेरियम को। आया समझ में यहाँ तक। इसके बाद इधर देखो, इस वाले साइड आपको पता है ब्रोमीन की सबसे ज्यादा है, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा मास है और एटॉमिक नंबर पहले ही, एटॉमिक नंबर की वजह से ही इसने डिफीट कर दिया इसको। तो एटॉमिक मास पे जाने की या आइसोटोप पे जाने की जरूरत ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स है वो क्या है, अपोजिट साइड चले गए। तो क्या हो जाएगा, ये ई आगे। ठीक है, सिमिलर वे में इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लगा दिया जैसे कि H और यहाँ लगा दिया ब्रोमीन एंड ट्रिटियम। अब देखो तुम्हारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले जो ग्रुप्स हैं वो सेम साइड आ चुके हैं। इसकी वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, Z। ठीक है, यहाँ तक ये वाला रूल समझ में आया कि आपको अगर आपको दे रखा है कि एटॉमिक मास सेम है, देन विल कंसीडर व्हाट, आइसोटोप का जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ उसका एटॉमिक मास होगा तो हम उसको कंसीडर करेंगे। इतना समझ में आया, एटॉमिक नंबर देन एटॉमिक मास। ठीक है, तो दो रूल क्लियर हो चुके हैं यहाँ तक। इसके बाद में हमारे पास जो थर्ड रूल आता है वो ये देखो, अगर तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर डायरेक्टली जो अटैच है उसका सेम है या एटॉमिक मास भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, फिर जाएंगे उसके नेबर ग्रुप पे या फिर नेबर एटम पे, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे उसकी प्रायोरिटी। ठीक है, समझ में आया इतना। देखो जैसे कि आपके पास ये डबल बॉन्ड है, अब यहाँ पे OH CH2OH, यहाँ पे CH2SH C। अब व्हाट डू यू थिंक, इनमें अभी तक के जितने भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, व्हाट डू यू थिंक। देखो ये कार्बन, एल्कीन का कार्बन है, उससे डायरेक्टली अटैच है O और इधर क्या है आपके पास C। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो जाएगी, 1 and 2। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी हो गई, आपके इस वाले ग्रुप की। फिनिश। इधर की साइड, इधर देखो, इसके डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन, इससे भी डायरेक्टली जुड़ा है कार्बन। अब इसके नेबरिंग ग्रुप को देखेंगे, नेबरिंग ग्रुप कौन है, एक तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इधर क्या है S। ठीक है, अब इस केस में क्या करेंगे, हमारा एक भी अगर किसी का जैसे कलेक्टिवली नहीं देखेंगे, जैसे 2 ऑक्सीजन है तो उसका प्लस कर दिया, नहीं, अगर एक S भी लगाए तो उसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। समझ में आया। कोई भी अगर जैसे O और S को कंपेयर करेंगे तो S की ज्यादा आ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो ये हो जाएगा और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, लोएस्ट। तो देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले क्या है, अपोजिट साइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, E। ठीक है, तो वैसे याद कर सकते हो कि अगर अपोजिट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E, बिकॉज E में तीनों क्या होते हैं, एक साइड होते हैं, सेम साइड होते हैं, तो इसका अपोजिट से रिलेशन कर लो। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो हमारे पास अगर अपोजिट है तो E कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम सेम साइड आ जाता, जैसे कि ये वाला मॉलिक्यूल ले लो, COH CH2OH एंड COOH CH2SH। तो इसमें क्या है, हमारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप है वो एक साइड आ गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमारे पास क्या होगा, इसका Z कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, और अब देखो तुम्हारे पास जैसे मॉलिक्यूल है उसमें तीनों चीज़ें हो चुकी है, जैसे कि हमारे पास एटॉमिक मास हो गया वो भी सेम है, एटॉमिक नंबर है वो भी सेम है। ठीक है, उसके बाद में हमने देख लिया कि उसके नेबरिंग ग्रुप का भी सेम है। तो अब देखो एक रूल आता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड है उसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि कोई भी ग्रुप देख लो, H है, इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम बोलो कि किसको प्रायोरिटी देनी है, सब सेम है, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब इसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, देखो तो इसमें क्या होता है कि आपके जैसे 3 बॉन्ड है, इसको क्या करना है अपन को, ऐसे इमेजिन करो, इसको थोड़ा स्मॉल लिख देती हूँ इसको। देखो
इस बॉन्ड को थोड़ा ओपन करने की कोशिश करो, ऐसे। आपको लगा होगा एक बॉन्ड सी से बन रहा है, इधर का वाला एक बॉन्ड सी से बन रहा है, ठीक है। इसको डमी एटम्स में कन्वर्ट कर लो कि आपका है ना इस कार्बन का बॉन्ड एक सी से जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इसका भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ था। तो इसको क्या कर लो, डमी एटम कंसीडर कर लो एक, कि एक कार्बन से इसका बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ऐसा, ठीक है, समझ में आया। सिमिलर वे में इसके पास इसके दो दो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बात कर रही हूँ मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये और ये, इसके चार जो है, जैसे एक कार्बन का दो डबल बॉन्ड है एक्स्ट्रा, तो उसकी वजह से क्या कर लेंगे हम, उस पर दो डमी एटम्स कंसीडर कर लेंगे। सिमिलर वे में दिस वन, इसमें भी क्या है, इससे दो बॉन्ड बन रहे थे डबल बॉन्ड में, ठीक है, तीन बॉन्ड बन रहे हैं, बस सिग्मा बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे हम, ओनली सिंगल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है उनको, तो उनको तोड़ के हमने यहाँ पे डमी एटम्स कंसीडर कर लिए हैं सिमिलर वे में, ठीक है। तो अब देखो ये कार्बन, इसका डायरेक्टली अटैच कार्बन ये है, इसका तीनों कार्बन से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर सिर्फ इसका एक तो ये और एक ये, तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो। यानी कि तब भी हमारे पास डायरेक्टली अटैच कार्बन का भी सेम है, उससे अटैच कार्बन का भी सेम है, तो उसके अब देखो इस पे तीन का होना चाहिए था, तब बराबर हो जाते, बट यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन से इसका बॉन्ड अटैच है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको, इस साइड में, इसको किसको मिल जाएगी, इधर इस साइड में। अगर दोनों एक साइड में होते तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती, इस वाले को, क्योंकि इसमें इस कार्बन से तीन कार्बन और अटैच है, एक दो तीन, इधर क्या है सिर्फ एक और दो, इसकी वजह से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इस वाले को, समझ में आया अभी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, Z, क्योंकि दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाली ग्रुप का एक ही साइड है, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये, एक दो तीन, जबकि ये दो से, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हो जाएगी इसकी, इस वाले में, इसकी सिमिलर वे में, जैसे मैंने आपको डमी एटम वाला समझाया ना, वैसा करके कंसीडर करना है। तो हमारे पास दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप एक साइड है, यानी कि सिस वे में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको सिस भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ग्रुप दोनों साइड सेम है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको अगर ई एन जेड में देना होगा तो हमारे पास हो जाएगा Z, ठीक है। और डमी एटम वाला कंसीडर हो चुका है, एटॉमिक नंबर वाला कंसीडर हो चुका है। व्हाट इफ तुम्हारे पास देखो डमी एटम, अब दिक्कत आती है कि तुम्हारे पास जैसे ये वाला ग्रुप है, दूसरा मॉलिक्यूल लेती हूँ, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अब देखो बात समझो, यहाँ पे तुम्हारे पास कार्बन के तीन कार्बन जुड़े हुए हैं, जिसमें दो तो क्या है डमी एटम है, इसको मैं ढंग से लिख देती हूँ, डमी एटम रिप्रेजेंट करके सी 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 सी, ठीक है। यहाँ पे देखो तुम्हारे पास डमी एटम है ऐसा, ठीक है, हमने पूरा ओपन करके देख लिया इसको। तो यहाँ पर जो कार्बन है डायरेक्टली अटैच कार्बन का, एक तो रियल कार्बन है, एक हमारे पास डमी कार्बन है, जबकि यहाँ पर हमारे पास दोनों डमी कार्बन है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें क्या करना है, जो रियल है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, रियल वाले की क्या होगी, प्रायोरिटी ज्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो इस वाले रियल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी इस डमी से, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को प्रायोरिटी देंगे और इसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी हो जाएगी। इसको क्या कंसीडर करेंगे हम, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देखो, और ये हो जाएगा सेकंड। और इधर की साइड हमारे पास वही डमी, और इधर दो डमी है, सिर्फ एक डमी है अगर तोड़ेंगे तो, और इधर दो डमी है, तो इसकी वजह से इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी हाई। दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड है, तो हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, Z, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ये मैंने बता दिया है रियल और डमी। तो हमारे पास जो रियल है, रियल एलिमेंट है, उसको ज्यादा प्रायोरिटी जाएगी रादर देन डमी वाले, ठीक है। अब देखो
हमने तुमने एटॉमिक नंबर देख लिया है, एटॉमिक मास देख लिया है, उसके बाद में तुमने क्या देखा कि अगर दोनों तुम्हारे पास डायरेक्टली अटैच कार्बन या कोई भी सिमिलर एटम है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उससे नेबरिंग ग्रुप को देखेंगे, नेबरिंग एटम को देखेंगे। उसके बाद में जैसे कि हमने देखा कि डमी और रियल में अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो कैसे ट्रीट करना है, डमी एटम कंसिडर करके जितने ज्यादा डमी एटम से अटैच होंगे उतना ज्यादा हम क्या करेंगे, उसको प्रायोरिटी दे देंगे, ठीक है। बट व्हाट इफ आपके पास रियल है एलिमेंट है या और इमेजिनरी है, यानी इमेजिनरी इन द सेंस कि डमी वन, तो उन दोनों में किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो रियल वन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। हमारे पास अब सिक्स्थ और फाइनल रूल आता है कि आपके पास अगर जैसे कि, ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि आपके पास अगर सिस और ट्रांस एल्कीन्स आ जाती है एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स तो उस केस में हम क्या करेंगे। देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ट्रांस, ये क्या है सिस, ये क्या है सिस, ये क्या है ट्रांस, ठीक है। अब ट्रांस वाले एक साइड आ चुके हैं और सिस वाले एक साइड आ चुके हैं। अब इसमें से हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको कंसीडर करना है, तो सिक्स्थ रूल यही कहता है कि आपके पास जो Z है उसको क्या करना है, हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, और जो सिस वाली एल्कीन्स होती है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास Z कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर वे में अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है अब हमारे पास जो सिस वन है, सिस वाली कौन कौन सी है, ये सिस है या फिर Z है, ये Z है और ये Z है, तो ये क्या गए अपोजिट साइड चले गए, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन E हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट होता है तो E कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट चले जाए तो उसको क्या कॉन्फ़िगरेशन देते हैं हम, E, ठीक है। समझ में आया इतना। ये हमने 6 रूल अभी तक स्टडी कर लिए हैं, इसके हिसाब से हम E और Z कॉन्फ़िगरेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब इससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए। तो मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ, लेट्स जस्ट सॉल्व दैम। देखो ये वाला, अब हमारे पास तुमने IUPAC पढ़ लिया होगा अब तक, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका नोमेनक्लेचर किधर से स्टार्ट होगा, इधर से या फिर इधर से, बताओ। इधर साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अगर हम इधर से स्टार्ट कर दे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो है हमें क्या देखना है, अभी एल्कीन तो तुम्हारे पास कैसे भी कर लो, तुम्हें सेकंड नंबर पे ही आ रही है, इधर से भी कर लो इधर से भी कर लो, किस साइड से भी कर लो, तुम्हारे पास एल्कीन क्या हो रही है, सेकंड नंबर पे ही आ रही है। बट उसके बाद हमारे पास रूल क्या होता है, जैसे ही आपने एल्कीन का कंसिडर कर लिया उसके बाद हमें देखना है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन भी दोनों साइड से सेम ही आएंगे। तीसरा रूल होता है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को सबसे कम नंबर देना है, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल देना होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इधर से स्टार्ट करते हैं तो ये 5th नंबर पे आ जाता है, विच इज नॉट आवर रूल, तो हमें इसको लोएस्ट नंबर देना है, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है, जानते हो। तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास 5 6 7 8। अब देखो इसने यहाँ पे EZ लगा रखी है, EZE, ठीक है। तो हमें क्या पूछना चाह रहा है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, समझ पा रहे हो कि आपके पास ये सेकंड वाली एल्कीन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। देखो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप्स है हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है, अपोजिट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको E दे देंगे, तो ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब देखो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अगेन अपोजिट जा रहे हैं, एक तो Cl और ये वाला कार्बन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो एक तो Cl है वो हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद में ये कार्बन वाला हमारे पास हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि इधर तो हाइड्रोजन ही अटैच्ड है, तो दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट जा रहे हैं, विच इज E अगेन। तो ये हो सकता है एक, और कौन सा हो सकता है, ये तो हमने पहले कैंसिल कर दिया तो ये तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ का आ गया है E, सेकंड का आ गया है E, अब इस लास्ट वाले का इधर क्या अटैच है, हाइड्रोजन। तो हमारे पास वापस से जो सारे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं वो क्या जा रहे हैं, एक साइड जा रहे हैं, यानी सेम साइड। तो हम इसको क्या कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे, Z। तो ये आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। 4 क्लोरो सही है, ऑक्टा
246 ट्राइन, ठीक है। तो हमारे पास ये नॉमेनक्लेचर भी सही है, तो हमारे पास आंसर 6 हो जाएगा इसका। समझ में आया इतना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अभी इसमें बताना है कि ई आइसोमेरिज्म आइसोमर कौन शो कर रहा है। तो देखो कैसे करेंगे, बी आर हाईएस्ट प्रायोरिटी HCl, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वापस से Z हो जाएगा। ये क्या होगा, Z कॉन्फ़िगरेशन, दिस वन Z, ड्यूटेरियम को देंगे। उसके बाद ये वाला है, तो देखो HCS3, यहाँ पे कार्बन है, सिर्फ 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, 2 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यहाँ पर क्या होगा, 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, E। इस वाले में देखो, ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। इधर कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, CH2CH3, और इधर क्या है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। देखो ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, जबकि ये वाला कार्बन हमारे पास 2 कार्बन से कनेक्टेड है। तो प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इस वाले को। इसके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, Z, ठीक है। इसको रहने देते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछा है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट A and B। ओके, E and Z बताना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी अपोजिट यानी कि E, हाईएस्ट नहीं, I होगा ना हाईएस्ट, तो हाईएस्ट सेम साइड, तो क्या हो जाएगा, Z, EZ, AE BZ, तो C आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन बताओ, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू CIP रूल। बताओ जी, हमारे पास ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो CH3 है, एक OH है, एक H है, एक COO कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। देखो कार्बन, ये दोनों का देखते हैं, ये तो बाद में है, लास्ट में सबसे पहले ज्यादा आएगा हमारे पास, सबसे लास्ट में 4th वाला यानी हाइड्रोजन 1 आ जाएगा, सबसे पहला ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? देखो अब कार्बन यहाँ पे 3 ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो इसको क्या मिल जाएगी, ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी दिस वन से, तो हमारे पास ये 3rd नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, OH, और तो कोई है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, OH COOH CH3H, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया इसका आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन्स E कॉन्फ़िगरेशन। तो इनमें से कौन कौन सा E कॉन्फ़िगरेशन कंटेन करता है। तो देखो भाई, ClN जीत गया, NC जीत गया, एक साइड है यानी कि Z। ये वाला देखो CF, ये वाला जीत गया, ठीक है। इस वाले में ON, O जीत गया, सेम साइड है, वापस से Z। ये बताओ D जीत गया, इधर Cl जीत गया, ये वापस से सेम साइड है Z। अब इधर देखो सेम साइड Z, अपोजिट साइड E। और बोलो ये वाला C, इधर देखो पहले तो C और ये C, वापस से OH से कनेक्टेड है, ये वाला देखो डबल बॉन्ड और H, तो एक ये डमी एटम से कनेक्टेड है, देखो O, ठीक है ऐसा। तो हमारे पास ये वाला कार्बन जो है 2 ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, ये वाला कार्बन सिर्फ 1 ऑक्सीजन से और 2 हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, तो किसको प्रायोरिटी मिल जाएगी, इस वाले को, ठीक है। आया समझ में? डमी में इसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसमें डमी भी है, समझ रहे हो, डबल बॉन्ड की तरह वजह से, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको ज्यादा प्रायोरिटी मिल जाएगी, इस वाले को जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको, अल्कोहल से। अब इन दोनों में बात आती है किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे।
देखो ओपन करके देखते स्ट्रक्चर COOH, हाँ COCl। एक तो आपके पास ये दोनों तो बराबर आ जाएंगे, एक डमी कंसिडर करेंगे तो भी। इसके बाद में ये O इधर Cl, तो इसकी वजह से इसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। तो हमारे पास ये हो गया, तो ये अपोजिट साइड है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन E हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास दो मॉलिक्यूल है जो E कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे, विच इज 4th एंड 5th। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये आई गेस तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा E एंड Z कॉन्फ़िगरेशन का। मैंने सब कुछ बता दिया है। इसमें रूल्स, फर्स्ट हमारे पास क्या था, इसके रूल CIP वाले रूल से डिसाइड होती है प्रायोरिटी हाईएस्ट या लोएस्ट। अगर तुम्हारे पास जो हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप्स हैं अगर एक साइड होंगे तो उसको क्या करेंगे हम, Z कॉन्फ़िगरेशन दे देंगे। अपोजिट है तो E एंड सेम साइड है तो Z। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद में हमने इसके रूल्स देखे कि हाईएस्ट और लोएस्ट प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है। तो कैसे डिसाइड होती है, पहला था हमारे पास एटॉमिक नंबर। पहले हम एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, एटॉमिक मास। और फिर बोलते हैं कि अगर दोनों ही आपके पास सिमिलर आ रहे हैं, डायरेक्टली अटैच एटम्स है, जो भी डायरेक्टली अटैच एटम है एल्कीन्स है, उस पर अगर दोनों ही क्राइटेरिया सेम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसके नेबर को देखेंगे कि नेबर किससे कनेक्टेड है। अब देखो हमारे पास दिक्कत आती है कि डबल बॉन्ड आता है, तो हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड आना है तो हम उसको तोड़ के डमी एटम कंसिडर कर लेंगे। जितना भी ज़्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी डमी एटम की, उस हिसाब से हम उसको E और Z कॉन्फ़िगरेशन कंसिडर कर लेंगे, या फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास फिफ्थ रूल आता है कि आपके पास डमी एटम है और रियल एटम है, सेम है बट डमी और रियल का फर्क है, तो हम उसमें किसको प्रायोरिटी देंगे, तो उसमें हम रियल को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? उसके बाद में लास्ट हमारा जो रूल आता है, अगर आपके पास कोई एल्कीन ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो E और Z कॉन्फ़िगरेशन या सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में शो कर रखा है, तो उसमें हम क्या करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो उसमें हम सिस और जो हमारे पास Z होगा ना, सिमिलर साइड, हाँ, तो उसको क्या करेंगे, हम हाईएस्ट प्रायोरिटी दे देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो यही हमारा GI यहीं पे हमारे पास कंप्लीट होता है। उससे पहले हमने सब कुछ GI का कंसिडर कर लिया था, हर एक जो भी सिस्टम है उसमें कंसिडर कर लिया था, साइक्लोएल्केन, साइकोएल्कीन्स, स्पाइरेंस में और क्या क्या एलिन्स में, है ना। तो इन सब में हमने सारों को सॉल्व कर लिया था, GI शो कर दिया था, उसमें GI निकालना सीख लिया था। बाद में हमने कैलकुलेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कर ली थी, तो हमारे पास ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय, थैंक यू।